नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल EVS हिंदी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं उत्तर प्रदेश का जो UPSI का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी के बारे में। ठीक है, तो उसमें जो हिंदी वाला भाग है उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें जो हिंदी का सिलेबस है उस सिलेबस में जो पहला वाला है, पहले ही हिस्सा है उसमें है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि भारतवर्ष में किस तरह की भाषाएं बोली जाती है। जब हम ये देखेंगे कि भारतवर्ष में किस तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, तो सबसे पहले देखेंगे भारतवर्ष में दो तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। पहला है आर्य परिवार की भाषाएं, आर्य परिवार की भाषाएं, और जो दूसरा है वो है द्रविड़ परिवार की भाषाएं, द्रविड़ परिवार की भाषाएं। अब आर्य परिवार और द्रविड़ परिवार क्या है इसको देखेंगे। देखिए, भारतवर्ष जो है वैसे है कुछ ऐसे है। तो इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको जो उत्तर भारत का हिस्सा आता है ये इसको बोलते हैं आर्य क्षेत्र। ठीक है, और जो नीचे वाला हिस्सा था ये द्रविड़ क्षेत्र था। यहाँ पर रहने वाले लोगों को द्रविड़ कहा जाता था। ऊपर वाले जो लोग हैं वो आर्य कहलाते हैं। यहाँ के लोग जो आर्य लोग हैं जो भाषा बोलते हैं उसको आर्य परिवार की भाषा कहते हैं। और जो दक्षिण में जो राज्य हैं जैसे तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, इनकी जो भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सारी भाषाएं जो हैं वो द्रविड़ परिवार की हैं। तमिल, तेलुगु और कन्नड़ ये भाषाएं जो हैं ये द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। और जो आर्य परिवार की भाषाएं हैं, हिंदी है आपका, पंजाबी हो गया, ठीक है, और इसके अलावा आप देखेंगे बिहारी हो गई भाषाएं, बिहारी, और इसके अलावा राजस्थानी, इसके अलावा गुजराती, मराठी, इसके अलावा उड़िया, असमिया, बांग्ला, ये सारी जो भाषाएं हैं ये उत्तर भारत में जो बोली जाती हैं उनको आर्य भाषाएं कहते हैं, आर्य परिवार की भाषाएं कहते हैं। और जो दक्षिण में बोली जाती हैं उनको द्रविड़ परिवार की भाषाएं कहा जाता है। हाँ, तो बच्चों आपको ये पता चल गया कि जो भारतवर्ष में था हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, जो आपके सिलेबस में था हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, तो हिंदी सहित जो अन्य भारतीय भाषाएं इसको दो परिवारों में बांटा गया था, आर्य परिवार और द्रविड़ परिवार। ठीक है, पूरे भारतवर्ष में स्थिति कैसी है थोड़ा उत्पत्ति के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो खासकर हमसे यहाँ पर ये पूछा जाएगा जो द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं वहाँ पेपर में उनसे नहीं आने वाला है कुछ, केवल अगर आएगा पेपर में तो इतना ही आ जाएगा कि जो दक्षिण भारत में भाषाएं हैं वो कौन सी परिवार की हैं, या इस तरह से प्रश्न में आ सकता है कि इनमें से कौन सी भाषाएं आर्य परिवार की नहीं है। तो जो आर्य परिवार की भाषाएं वो आपको देख लेना है, और उसके अलावा जो द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं जो दक्षिण भारत की भाषाएं थी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये भाषाएं जो हैं वो आर्य परिवार की नहीं है, द्रविड़ परिवार की है। ठीक, अब यहाँ से अगर हाँ, तो आज हम ये जानेंगे अब ये जो भारतीय आर्य भाषाएं थी उनके बारे में जानेंगे कि उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। जो हिंदी है, हिंदी की उत्पत्ति कैसे होती है। तो सबसे पहले हमें आप सभी को पता होगा कि हिंदी के पहले जो भाषा चलती थी वो थी संस्कृत। संस्कृत से ही हिंदी की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जो सबसे पहले जो हमारा जो पहला
भारतवर्ष में जो साहित्य हम देखेंगे तो जो सबसे पहले साहित्य में जो हमें प्रमाण मिलता है वो वेद मिलते हैं। वेद रहे वो संस्कृत में रहे, और जो वेदों की भाषा है वो वैदिक संस्कृत है। सबसे पहले जो संस्कृत का समय था, संस्कृत दो तरह की थी, वैदिक और लौकिक। वैदिक जो भाषा थी वो वेदों की भाषा थी, पोथियों की भाषा थी, लिखने के रूप में इस्तेमाल होती थी। और जो लौकिक संस्कृत थी वो बोलचाल की भाषा थी, लोक व्यवहार में प्रयोग होती थी, इस्तेमाल होती थी। तो वैदिक संस्कृत में वेद लिखे गए, लौकिक संस्कृत में रामायण लिखी गई, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा। और फिर उसके बाद में जब जो संस्कृत का समय ख़त्म होता है तो जो मध्य भाषा काल का जो समय आता है उसमें संस्कृत के बाद में फिर पाली बनी, पाली से फिर प्राकृत आई, प्राकृत के बाद में फिर अपभ्रंश आती है, अपभ्रंश आती है। और जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश की ही अंतिम अवस्था को अवहट्ट कहा जाता है। अवहट्ट, अवहट्ट। और इसी से फिर आगे चल के हिंदी बनती है। अवहट्ट को पुरानी हिंदी कहने वाले विद्वान, पुरानी हिंदी कहने वाले विद्वान हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये पेपर में पूछा जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और इसके अलावा अवहट्ट को ही प्राकृताभास कहने वाले विद्वान, प्राकृताभास कहने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल प्राकृताभास अवहट्ट को कहते हैं, और अवहट्ट को पुरानी हिंदी कहते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। गुलेरी जी वही इनकी एक जो चर्चित कहानी थी उसने कहा था, 1913 में लिखी जाती है, 1915 में प्रकाशित होती है सरस्वती पत्रिका में, जो कि बहुत ही बहुचर्चित कहानी रही थी। बहुत ही अच्छी कहानी, एक आदर्श प्रेम की कहानी है जो सरस्वती पत्रिका में छपी थी। खैर आगे आते हैं, हम भाषा के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो भाषा को आज हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ तक हमने समझ लिया कि जो हिंदी है इसका जो मूलभूत ढांचा है वो संस्कृत से ही तैयार होता है। लेकिन संस्कृत के बाद में जितनी भी भाषाएं रहीं, पाली हो, प्राकृत हो, अपभ्रंश हो, कहीं पर भी हिंदी का नामो निशान नहीं है कि हिंदी शब्द तक का वर्णन नहीं होता है। आप पूरे जितने भी संस्कृत के ग्रंथ हैं आप पूरे खंगाल डालिए, पाली भाषा के जितने ग्रंथ हैं, प्राकृत भाषा के जितने ग्रंथ हैं, या अपभ्रंश के जितने ग्रंथ हैं, इन सारे ग्रंथों को आप खंगाल डालिए, कहीं पर भी हिंदी शब्द का नामो निशान नहीं है। तो ये हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? हिंदी भाषा का आविर्भाव तो हुआ, और हिंदी का आविर्भाव होता है 1000 ईस्वी के आते आते हिंदी भाषा का आविर्भाव हो जाता है। हिंदी भाषा में ग्रंथ लिखे जाने लगे थे। लेकिन हिंदी शब्द का जो मूलभूत ढांचा है वो संस्कृत से तैयार होता है। हिंदी की जननी संस्कृत है, लेकिन क्या संस्कृत और सहित जो अन्य परवर्ती भाषाएं हुई, जो बाद की भाषाएं हुई, यहाँ पर हिंदी शब्द का इस्तेमाल हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो जानेंगे जो हिंदी शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे जब। आइए दोस्तों, हम इसको कैसे समझते हैं, हम इसको इरेज करते हैं। मित्रों, ये आपका भारत हो गया। ऐसा कुछ मान लीजिए, ऐसा ही मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए इसको ऐसा। हम इसमें बताने जा रहे थे ये भारत है। पहले पाकिस्तान अलग नहीं था, इसी में था, ठीक है। यहाँ से बहा करती थी एक सिंधु नदी, सिंधु नदी बहती है, ठीक है। और यहाँ कहीं ईरान पड़ता है, ईरानी लोग यहाँ पर आया करते थे। सिंध यहाँ का जो क्षेत्र था उत्तर भारत का, ये बहुत ही कृषि के दृष्टिकोण से या आर्थिक रूप से अगर हम देखेंगे तो ये भारतवर्ष का एक
उन्नत क्षेत्र था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था। ठीक है, तो यहाँ पर व्यापार करने के लिए कुछ ईरानी लोग आया करते थे। ईरानी भारत आते थे और ईरानियों की एक खासियत थी, ये सा शब्द को हा कहा करते थे। सा ध्वनि को ये लोग हा कहा करते थे। और यहाँ पर जो सिंधु नदी बहा करती थी, सिंधु नदी थी, और यहाँ पर रहने वाले लोगों को सिंधु कहा जाता था। रहने वाले लोगों को सिंधु कहते थे। और यहाँ इन लोगों की जो भाषा थी उसको सिंधी कहते थे। यहाँ का जो क्षेत्र था उसको सिंध प्रांत या सिंध क्षेत्र या सिंध देश कहा जाता था। ठीक है, और जब ये लोग ईरानी लोग यहाँ आते थे, और इनकी एक खासियत ये थी कि ये लोग सा को हा कहा करते थे, सा शब्द को हा कहते हैं। तो ये लोग जब यहाँ पर आते थे, ये लोग यहाँ रहने वाले सिंधु लोगों को हिंदू कहा करते थे। इनको हिंदू कहना शुरू कर दिया। और यहाँ की जो भाषा थी सिंधी को हिंदी कहना शुरू कर दिया। और यहाँ पर जो देश था जिसको सिंध प्रांत या सिंध देश कहा जाता था, सिंध को ये लोग हिंद कहने लगे थे। हिंद, हिंदी, और हिंदी की जो इन शब्दों की शुरुआत होती है ये इन्हीं लोगों की देन है। अतः हम कह सकते हैं कि जो हिंदी शब्द की उत्पत्ति है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति है वो भारतीयों द्वारा न होकर के ईरानियों की देन है, ईरानियों की देन है। समझ आया आपको? समझ में आया? मुझे लगता है YouTube के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा, ऐसा समझाया जा रहा होगा। ठीक, वरना लोग तो रटा रटाया कोर्स बताते हैं। ठीक, अब आगे हम समझेंगे, आगे हम क्या समझेंगे कि जो हिंदी है उसका जो क्रम रहा वो कैसा रहा। ये तो आपको पता ही है। हाँ, इसमें हम ये देखेंगे, आपको इतना पता चल गया कि जो हिंदी है वो ईरानियों की देन है। हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है वो ईरानियों की देन है। अब इसके आगे आते हैं कि हिंदी को प्रारंभ में क्या कहा गया था। प्रारंभ में हिंदी को हिंदवी कहा जाता था। अमीर खुसरो का समय आता है हिंदवी कहा जाता है। अमीर खुसरो का लगभग समय माना जाता है, इनका जन्म माना जाता है 1250 ईस्वी के आसपास। कहीं कहीं पर 1253 दिया होता है, कहीं कहीं पर 1255 भी दिया होता है। अब 1250 के आसपास मान लीजिए मोटे तौर में अमीर खुसरो का जन्म होता है। अमीर खुसरो आते हैं, अमीर खुसरो, जिन्होंने सितार, गिटार, तबला आदि वाद्य यंत्रों की खोज की थी। सितार, तबला वगैरह की खोज अमीर खुसरो ने की थी। और अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को अरबी, फारसी से और हिंदी इसका ज्ञान कराने के लिए एक लिखा था अरबी फारसी शब्दकोश, जिसका नाम था खालिक बारी। इस ग्रंथ की रचना की थी और इसमें हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था, हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। और उनका एक कथन था, ये कथन हमेशा पेपर में कभी कभी आ जाता है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो मुझसे हिंदवी में पूछो। मतलब इनका कहना था मैं हिंदुस्तान का गरूर हूँ, हिंदुस्तान का अभिमान हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी आती है। और अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो मुझसे हिंदवी में पूछो। हिंदवी का मतलब होता है हिंदी। अगर ये आ जाए कि अमीर खुसरो ने हिंदी को या खड़ी बोली को, कौन सा शब्द खड़ी बोली के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया, तो उन्होंने हिंदवी शब्द का इस्तेमाल किया।
पेपर में ऐसा आ सकता है कभी, ठीक। और हिंदी खड़ी बोली के व्यक्ति, खड़ी बोली का पहला कवि, खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि अमीर खुसरो को ही माना जाता है। अमीर खुसरो को ही माना जाता है। क्यों? खड़ी बोली हिंदी क्या है? खड़ी का मतलब होता है खरी, यानी परिनिष्ठित, परिष्कृत, उसका जो परिमार्जित स्वरूप होता है, जो हम अभी इस समय बोल रहे हैं या हम जो पोथियों में लिखते हैं, किताबों में लिखते हैं, उसको खड़ी बोली कहते हैं। खड़ी का मतलब है खरी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज। और जो खड़ी शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था लल्लू लाल जी ने सन 1800 ईस्वी में किया था। सन 1800 ईस्वी में लल्लू लाल जी ने किया था। लल्लू लाल, वही लल्लू लाल जी जिन्होंने प्रेम सागर लिखा था। ये नाम आपने सुने होंगे, लल्लू लाल, मुंशी सदा सुखलाल जिन्होंने सुख सागर लिखा था, इंशाअल्लाह खां जिन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी थी, सदल मिश्र जिन्होंने नासिकोपाख्यान लिखा था, और लल्लू लाल जी और सदल मिश्र जी कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज में सन 1800 ईस्वी के आसपास ही प्रोफेसर नियुक्त हुए थे हिंदी के। खैर, हम यहाँ पर हैं खड़ी बोली के संबंध में। तो खड़ी बोली का जो प्रथम प्रयोग है, खड़ी बोली शब्द का जो प्रथम प्रयोग है, वो लल्लू लाल जी ने किया था। आगे आते हैं, इतना हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। रोको तुम। आपको तो ये तो पता ही है कि जो हिंदी का विकास रहा है वो संस्कृत से रहा, ये तो आपको पता चल ही गया। संस्कृत, फिर उसके बाद में पाली, फिर उसके बाद में प्राकृत, फिर उसके बाद में अपभ्रंश, फिर उसके बाद में अवहट्ट, अवहट्ट के बाद में हिंदी। हम यहाँ से हिंदी लिख देते हैं, अवहट्ट लिखने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम अब यहाँ देखेंगे कि जो अपभ्रंश का स्वरूप है, ये कई भागों में बढ़ चुकी थी, क्योंकि आगे हमको हिंदी को पढ़ना है। हमारा जो मुख्य टॉपिक था वो यही था, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। ठीक है, अन्य भारतीय भाषाओं और हिंदी को ढंग से समझने के लिए हमें इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में हम हिंदी की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। इसको देखते हैं, जो अपभ्रंश था, अपभ्रंश का उस समय में, जो अपभ्रंश का समय माना जाता है, इसको देखिए हम थोड़ा सही ढंग से समझ लेते हैं कि इसको 500 सालों के अंतर्गत समझ लेते हैं। जो संस्कृत है उसका समय माना जाता रहा था, ये संस्कृत दो भागों में थी, वैदिक और लौकिक, वैदिक और इधर लौकिक। ठीक है, इसकी शुरुआत होती है 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व पहले इसकी शुरुआत होती है, और लगभग 1000 ईसा पूर्व तक ये चलती रहती है। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व तक। लौकिक संस्कृत फिर 1000 ईसा पूर्व से स्टार्ट होगी, 500 ईसा पूर्व तक चलती रहेगी, और 500 ईसा पूर्व के बाद में ये 500 ईसा पूर्व से लेके 500 से लेके ईसा की प्रथम शताब्दी तक, ठीक है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक रहती है, यानी सन 1-2 के पहले तक पूर्व रहती है पाली। इसके बाद में आती है प्राकृत। प्राकृत पहली सदी से शुरू होती है, पहली सदी से शुरू होती है, सन 1-2 से शुरू होती है, और 500 ईस्वी तक रहती है। कब तक रहती है? 500 ईस्वी तक रहती है, और फिर 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक रहती है, अपभ्रंश का समय माना जाता है। और उसके बाद में 1000 ईस्वी से अब तक जो है वो हिंदी ही बोली जाती है। ठीक है, तो जो ये संस्कृत का समय था 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक रहा। ईसा के 1500 साल से पहले से लेके 500 साल पहले तक रहा। फिर उसके बाद में 500 साल से लेके सन 1-2 की शुरू होने के पहले जो समय था वो पाली का समय रहा। सन 1-2 से शुरू होकर के 500 ईस्वी तक का जो समय रहा वो प्राकृत का समय रहा। फिर 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक का जो समय रहा वो अपभ्रंश का समय रहा, और 1000 ईस्वी से हिंदी की शुरुआत मानी जाती है मोटे तौर पर। ठीक है, बाकी बहुत सारे लोग कोई 700 में बताएंगे, कोई 650 से बताएंगे, कोई 1050 से बताएंगे। ठीक है, लेकिन मोटे तौर पर 1000 ईस्वी से हिंदी की शुरुआत मानी जाती है।
और इसमें देखेंगे जो ये समय रहा 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक का जो बीच का समय रहा, अपभ्रंश का समय रहा, और उस समय जो अपभ्रंश है वो भारतवर्ष के लगभग 7 भागों में बटी हुई थी। अपभ्रंश का स्वरूप 7 रूपों में देखा जाता है। जो पहला है वो है सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश। जो दूसरा है वो है पैशाची अपभ्रंश, और जो तीसरा है वो है ब्राचड़ अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, और जो चौथा है वो है खस अपभ्रंश, अपभ्रंश, और जो पांचवा है वो है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, और उसके बाद में जो छठवां है वो है मागधी अपभ्रंश, और जो सातवां है वो है अर्धमागधी अपभ्रंश। अपभ्रंश, अब देखिए इसको सरल ढंग से समझेंगे। सौरसेनी अपभ्रंश का मतलब होता है, आपने सूरसेन का नाम सुना होगा। सूरसेन, देखिए यहाँ पर एक स्टोरी है, बहुत ही सरल ढंग से है, उबाऊ नहीं है। आज तक पहली बार शायद यूट्यूब में आप ऐसा पढ़ रहे होंगे। क्या था कि सौरसेनी अपभ्रंश का मतलब होता है सौरसेन। सौरसेन का मतलब होता था, एक सूरसेन के नाम के एक व्यक्ति थे, राजा थे सूरसेन। ठीक है, सूरसेन कौन थे? सूरसेन कंस के पिता थे। मामा कंस का नाम तो सबने सुना होगा। कंस के पिता महाराज सूरसेन थे। एक दोहा था, सूरसेन के एक थे देवक नामक भ्रात, सुता थी उनकी देवकी, है घर घर विख्यात। ठीक, देवकी कौन है? कृष्ण की माँ है, भगवान कृष्ण की माँ है। सूरसेन के एक थे देवक नामक भ्रात, ठीक है, उनकी पुत्री थी देवकी। ठीक, और सूरसेन के महाराज सूरसेन के एक पुत्र था जिसका नाम कंस था। कंस, बाद में इसको मामा कंस भी कहा गया। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें जो महाराज सूरसेन की जो नगरी थी, जो उनका साम्राज्य था, वो मथुरा का जो क्षेत्र है, मथुरा है उनकी राजधानी। पहले सूरसेन के नाम से वो जाना जाता था, सूरसेन साम्राज्य के नाम से वो जाना जाता था। ठीक, और उसी सूरसेन साम्राज्य का जो क्षेत्र है, मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है, वो उसमें जो भाषा बोली जाती है वो सौरसेनी अपभ्रंश कही जाती है। उसके आसपास का जो जितना भी क्षेत्र है वो सौरसेनी अपभ्रंश का क्षेत्र है। यानी इसको जो मध्य देश की भाषा भी कहा जाता रहा। ये थोड़ा सा डीपली है, हिंदी वाले एग्जाम में बताया जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो सौरसेनी अपभ्रंश है, इसी से ही हिंदी की शुरुआत होती है, पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी यानी कि मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, वो सौरसेनी अपभ्रंश के नाम से यहाँ पर जाना जाता था। ठीक, उसमें सौरसेनी भाषा का इस्तेमाल होता था। आगे देखेंगे पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के बाद में राजस्थानी भी इसी से बनी, राजस्थानी बनी, और गुजराती भी इसी से बनी, गुजराती। इसके अलावा जो पैशाची है, पैशाची से पंजाबी बनी, पंजाबी। लहंदा भी इसी से बनी, लहंदा। ब्राचड़ है, ब्राचड़ से सिंधी भाषा बनी। ठीक है, खस ये पहाड़ी भाषा है, पहाड़ी भाषाओं का आविर्भाव इससे होता है। महाराष्ट्री जो है वो मराठी भाषा की उत्पत्ति महाराष्ट्र से हुई। और मागधी जो है मगध यानी जो बिहार का क्षेत्र है, ठीक है, जो मगध साम्राज्य के नाम से पहले जाना जाता था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। कालांतर में वो जो मगध है उसका नाम बदल गया, बिहार हो गया, और उसकी जो राजधानी थी जिसका नाम पाटलिपुत्र था वो बाद में बदल करके पटना हो जाता है। ठीक है, तो जो बिहार के आसपास की जो क्षेत्रीय भाषा है, बिहार के आसपास का जो क्षेत्र है उसकी भाषा है बिहारी हो गया। आगे आप जाएंगे असम में तो असमिया चलती है, असमिया। आगे आप जाएंगे वहीं पर बांग्ला भी चलती है,
इसके अलावा उड़ीसा में उड़िया चलती है। ये जो भाषाएं हैं ये मागधी अपभ्रंश से बनी हुई है। और अर्धमागधी का मतलब होता है आधी मागधी, यानी जो सौरसेनी अपभ्रंश है दिल्ली के आसपास का क्षेत्र और ये बिहार के आसपास का क्षेत्र, इसके बीच की जो भाषा है वो मागधी, अर्धमागधी कही जाती है। यानी लखनऊ कानपुर के आसपास का जो क्षेत्र है ये दक्षिण तक ये जो क्षेत्र है ये किसके नाम से जाना जाता है? अर्धमागधी, जिसे पूर्वी हिंदी कहते हैं। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है, तो इसको पूर्वी हिंदी कहते हैं, पूर्वी हिंदी। ठीक है, इतनी आपको बात समझ में आ गई। ठीक, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, और आधुनिक जो हिंदी है वो सिंधी नहीं है, पंजाबी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, मराठी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता, गुजराती भी अब हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है, राजस्थानी आता है। जो आधुनिक हिंदी की भाषाएं हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं।